नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ताबड़तोड़ फायरिंग करके छठ पूजा के आखिरी दिन अपनी ही पत्नी और 2 सालों की हत्या करने वाला आशीष चौधरी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस बीच पुलिस ने आशीष की जिस डायरी की बरामदगी की जानकारी दी, उस डायरी की कॉपी हमारे पास है। इस डायरी में आशीष ने दुर्गा झा की हत्या के पीछे की वजह बताई है, जिससे जाहिर है कि दुर्गा की बेवफाई की वजह से आशीष ने उसकी हत्या नहीं की। तो फिर क्या वजह थी कि आशीष ने ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे डाला? आशीष ने इसमें ये सभी बातें 20 नवंबर यानी हत्या वाले दिन ही लिखी थी। बताऊंगा आशीष ने क्या क्या लिखा था डायरी में, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि लखीसराय पुलिस ने आशीष के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया है। लखीसराय पुलिस ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक पेज के जरिए दी। पुलिस ने पेज पर लिखा कि दिनांक 20/11/2023 की सुबह करीब 7:30 से 8 बजे के बीच कवैया थाना अंतर्गत पंजाबी मोहल्ला वार्ड नंबर 15 निवासी आशीष चौधरी द्वारा हत्या की नीयत से अपनी पत्नी दुर्गा झा के पूरे परिवार पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें दुर्गा झा और उसके 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य 3 इलाजरत हैं। इस जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष चौधरी का फोटो साथ संलग्न किया जा रहा है। मुख्य आरोपी का विशेष पहचान पीठ, छाती एवं दोनों हाथों पर भगवान शिव का विशाल टैटू बना हुआ है। कहीं भी इस अपराधी के उपस्थित होने की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को लखीसराय पुलिस द्वारा नगद 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा तथा उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। सूचना देने का संपर्क नंबर सहायक पुलिस अधीक्षक लखीसराय 9431800024 9153292586। तो कुल मिलाकर इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला आशीष अभी भी फरार है और पुलिस के हाथ खाली हैं। अब बताते हैं आखिर आशीष ने डायरी में क्या क्या लिखा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि डायरी में जो लिखा है वो आशीष का पक्ष है, दुर्गा का नहीं। अपना पक्ष रखने के लिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही इस डायरी में कहीं कहीं गाली गलौज का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उन शब्दों को हटाकर आपको सुनाते हैं कि आशीष ने इसमें क्या क्या लिखा था। मैं आशीष कुमार, पिता श्री दुर्गा चौधरी साकीन, पंजाबी मोहल्ला लखीसराय वार्ड नंबर 15 गली नंबर 7 का रहने वाला और स्थायी निवासी हूं। आज दिनांक 20/11/2023 को जो भी कुछ हुआ है या होगा मेरे हाथों से, उसका जिम्मेवार सिर्फ मैं ही हूं और कोई भी नहीं। ये मेरे मन की बात है कि मैं क्या करने वाला हूं या मैं क्या करूंगा, इसकी भनक भी किसी व्यक्ति या मेरे दोस्त या मेरे मकान मालिक या मेरा परिवार, रिश्तेदार, टोला, मोहल्ला, समाज इत्यादि को कुछ भी नहीं पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। ये सब कैसे जानेंगे मेरे मन में क्या चल रहा है और किसके बारे में क्या सोच विचार कर रहा हूं। मैं पिछले 3 साल से यानी 14/3/2021 से बहुत परेशानी में जी रहा हूं। काफी मानसिक तनाव में हूं। मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ और सोचता है। मैं काफी उलझन भरी जिंदगी जी रहा हूं, पर लोगों के बीच में मैं इस तरह से जिंदगी जी रहा हूं जैसे मैं खुश हूं। मेरी जिंदगी में 14/3/2021 की रात 10 बजे के लमसम कुछ ऐसा हादसा हुआ जो कि मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस घटना ने मुझे अंदर से इतना तोड़ दिया कि मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब ऐसा समझ लीजिए, उस वक्त हमें समझाने वाला कोई भी नहीं था। उस रात हमारी मानो ऐसी बीती जैसे कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ऐसे समय में हमें अपनी मां की बहुत जरूरत थी, पर 5 महीने पहले उनका देहांत हो चुका था। मेरे पापा हमारे साथ थे, पर उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं। मेरे बड़े भैया भी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में सेटल हो रखे थे। मेरा छोटा भाई भी अपने परिवार और 2 बच्चों के साथ खुश थे। मेरी दीदी भी जालंधर में रहती है और मेरी छोटी बहन हाजीपुर में सेटल थी, पर मैं अकेला मानो कोई घात लगाए बैठा हो कि कब ये अकेला हो
और पूरे परिवार के साथ इसको बर्बाद कर दें। उन्होंने ऐसा ही किया और बर्बाद हो भी गए। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास किया, हमें उसी ने सामने से आके इतना भला बुरा, बेइज्जती और अपमानजनक बातें कहीं कि वो बातें आज तक मेरे कानों में गूंजती हैं। इसलिए मैंने ये गलत कदम उठाया। मेरी तकलीफ को कोई समझने वाला उस समय कोई भी मेरे पास नहीं था। मुझे संभलने का कोई सहारा नहीं मिला। मेरी इस हालत और मेरी बर्बादी का जिम्मेदार और कोई नहीं, एक लड़की थी। वो भी और कोई नहीं, मेरा प्यार, मेरी बीवी दुर्गा झा और उसका पूरा परिवार। वो इसलिए कि हम दोनों ने लव किया था। 2 साल तक हम दोनों प्यार मोहब्बत में पड़े रहे। फिर उसका परिवार को पता चल गया। हम दोनों के बारे में उसके घर में क्लेश हुआ। फिर वो हमें अगले ही दिन से प्रेशर बनाने लगी कि हमें ले चलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्यार तो हम बहुत करते थे, पर हम कहीं दूर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने कहा कुछ टाइम दे दो हमें, हम कोई रास्ता निकालते हैं। पर वो एक नहीं सुनी और छत पे चढ़कर कहने लगी कि मैं कूद जाऊंगी या फिर जहर खा लूंगी। उस समय भी 1 महीना लगभग काफी मानसिक तनाव में रहे हम। फिर हम फैसला किए कि हम तुम्हें ले चलेंगे, पर ज्यादा दूर नहीं, पटना चलते हैं, वहां मेरा भाई रहता है। आसपास में कुछ हेल्प चाहिए होगा तो वो लोग साथ दे देंगे। तो वो बोली कहीं भी चलो, पर चलो। पर मैं जाने को राजी नहीं था। फिर उसने कहा ऐसा करो, हमें तुम पटना में गर्ल हॉस्टल होता है, हमें तुम वहीं पे एडजस्ट करवा दो, फिर तुम बाद में आना, तब तक हम वहां पढ़ लेंगे। मैंने अपने भाई की मदद से हॉस्टल में रखवा दिया और दिनकर गोलंबर पटना में जो है वहां बैंकिंग का पढ़ाई या क्लास चलता था, उसमें एडमिशन करवा दिया और मैंने सारी जरूरत की चीजें उसे मॉल से दिलवा दिया और हफ्ते में 2 दिन उससे मिलने जाया करता था। 2 महीने लगभग ऐसा ही चला, पर वो अब जिद करने लगी कि हम अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे, पटना में रूम लेके तुम भी हमारे साथ ही रहो। और मैं प्यार तो उससे बहुत करता था, पर अभी मैं तैयार नहीं था। पर उसकी जिद के कारण मुझे झुकना पड़ता था, नहीं तो वही इमोशनल अत्याचार की कुछ कर लेंगे। फिर हम दोनों ने नाला रोड के पास ब्रोकर द्वारा एक रूम देखा। हम दोनों को पसंद आया, हमने ले लिया और रहना आरंभ कर दिया। कुछ जरूरत के सामान घर से ले गया और कुछ वहां से नया नया खरीदा। अब आई बात वहां पे काम करने की, तो भाई साहब, माँ बाप के राज में जो बंदा फुटानी करता था, वहां पे बना काम करने वाला मजदूर उसे खुश करने के लिए हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमें बताने में भी शर्म आती है, ताकि जिससे पैसे ज्यादा कमा पाएं। पर मैं खुश था कि मेरे पास एक स्वीट सी गर्लफ्रेंड है और हमने वहीं पे शादी भी कर ली। फिर क्या, वो मेरी पत्नी, मैं उसका पति बन गया। आप लोग को लगता होगा उसके माँ बाप पटना लाए थे तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। उस समय भी मैं ये समझ नहीं पाया था कि हम उसे पटना लेकर नहीं आए थे, वो ही हमें पटना लाई थी। अब उसका मास्टरमाइंड दिमाग सुनिए। उसने हमें बताया कि आप हमारे पापा को कॉल करो और बोलो कि हम पटना से कंप्यूटर डिवीजन से बोल रहा हूं। आपकी बच्ची ने एग्जाम दिया था जिसमें वो पास हो गई है, तो आप अपनी बच्ची को अगर पटना में पढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स निशुल्क है। इसमें खाना पीना रहना पढ़ना फ्री है। अगले कॉल का इंतजार कीजिएगा, दोबारा कॉल करके पूछा जाएगा सहमत है तो आप अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से वो पटना गई थी और वो कॉल भी हमने ही किया था उसके कहने पर, जो कि मेरे मोबाइल की गैलरी में आज भी डॉक्यूमेंट करके फाइल है। उसके डिप्रेशन वाला लेटर और बहुत कुछ हमने संभाल के रखा है। फिर 1 साल बाद पता चल गया कि बात कुछ ऐसा है, हम दोनों साथ में रहते हैं। उसके माता पिता से हर दिन बात होती थी मेरी वाइफ की। वो लोग घर पर आए, उन्होंने हमसे बात की, जो होने का था हो गया, पर अब हम जैसा कहते हैं वैसा ही होना चाहिए। हम चाहते हैं मेरी बेटी की शादी हो आपसे फिर से। समाज में मेरी इज्जत है, इसलिए और लोगों से बात करके हम आपको खबर करेंगे। हमें 1 साल का टाइम दीजिए, पर हमारी एक शर्त भी है, आप दोनों यहीं रहो जब तक हम कहते हैं। और हाँ, बच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे आपसे।
समाज में मेरी नाक कट जाएगी। अब उनकी यह शर्त मुझे अच्छा तो नहीं लगा, पर मजबूर होकर मान लिया, क्योंकि हमें लगा ये लोग हमारे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं। पर ये एक सोची समझी चाल थी। मेरी इच्छा थी मेरे भी बच्चे हों, मैं भी बाप बनूं, पर मेरी बीवी ने उपाय ढूंढा था इस परेशानी से बचने के लिए, जो कि इसके माँ बाप ने ये भूमिका निभाई। इसके बदले वो सारे काम करती थी जो एक बीवी करती थी। सारे व्रत रखती थी, सभी परिवार के पास आना जाना, शादी अटेंड करना, परिवार के साथ तीज, व्रत, वट पूजा, करवा चौथ। ऐसा लगा ही नहीं कि कोई इतना भी स्वार्थी होता है कि अपने फायदे के लिए ये सब भी यकीन दिलाने के लिए किया जा सकता है कि तुम ये मानो कि हम तुम्हारी पत्नी ही हैं। अब सुनिए इसके धोखे के कारण। यही समय था छठ पूजा का, जब हम दोनों अपने अपने घर आए थे 2018 में। हम दोनों अपने अपने घर पे छठ पूजा का आनंद लिया। हम दोनों एक दूसरे का घर जाया नहीं करते थे। वो आ जाती थी मेरे घर बुलाने पर मैं नहीं जाता था। तब तक हमें ये नहीं पता था इसके लाइफ में कोई और भी है। मेरे अलावा वो फोन पर किससे बात करती थी हमें क्या पता। एक बार हमारे सामने बात हो रही थी तो हमने पूछा था कौन है। उसने कहा हमारे भैया हैं। दरअसल वो कोई भाई नहीं था, भागलपुर का रहने वाला सुमित कुमार था। बीवी मेरी उससे तब से जुड़ी हुई थी जब हम अपने घर लखीसराय में रहते थे, और मैं भी इससे बातें किया करता था कॉल पे। मैं ड्यूटी करता था पटना में, वो घर पर रहकर किससे बात करती थी अब हमें क्या पता। विश्वास भरोसा था हमें इस पर कि हम तो इसे इतना प्यार देते हैं, कोई कमी नहीं, जो कहती है वो ला देते हैं, जरूरत से भी ज्यादा मानते थे इसको। मेरे सामने माँ से बात करती थी, पिता से बात करती थी। उसी प्रकार मैं सोचता था कभी कभी भैया से भी बात कर लेती होगी। अब मेरे सामने कभी कभी बात करके हमें धोखे में भी रखती थी, पर हमें शक नहीं हुआ, क्योंकि हम इस पे भरोसा और विश्वास रखते थे। ये हम भूल गए थे कि औरत या नारी जाति त्रिया चरित्र तो भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तुच्छ मानव क्या समझ पाएंगे। अब छठ पूजा के बाद मैंने कहा चलो अब पटना चलें। तो इसने कहा मेरे मामा जी के लड़के का मुंडन है। तो मम्मी पापा ने कहा हमारा तबीयत सही नहीं है, तुम चली जाओ। तो आप ऐसा करो, आप जाओ, हम उधर से सीधा पटना चले आएंगे, हमें जाना होगा, मम्मी बोली हैं। मैंने पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा मामा जी लड़का भागलपुर से जा रहे हैं, तो हमें भागलपुर अकेले जाना होगा, फिर वहां से साथ में जाएंगे फैमिली के साथ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलो तुमको हम भागलपुर तक छोड़ देते हैं। तब वो हमें समझाने लगी कि नहीं, तुम्हें कोई देख लेगा फिर परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा तुम्हारे मामा जी हमसे मिले ही नहीं कभी, तो परेशानी कैसी। फिर वो नखरे करने लगी। मेरे मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था वो ना जाए, पर मना करने पर गुस्सा करने लगी। फिर भी मैं किऊल स्टेशन तक गया और कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भागलपुर तक छोड़ूंगा। कौन से मामा जी तुम्हें लेने आते हैं देखते हैं। मत पूछो यार उसका गुस्सा। वो कहने लगी हम अब पटना कभी नहीं जाएंगे, तुम हमको गलत समझ रहे हो, शक करते हो। हम थे मजबूर इंसान, ना चाहते हुए भी ट्रेन से उतरना पड़ा। फिर क्या, 3 दिन से मोबाइल बंद, मैं परेशान। मैंने घर पे कॉल किया उसकी माँ को, वहां से पता चला कि वो तो पटना ही गई है, भागलपुर में कोई मामा नहीं रहते हैं। अब क्या, बेचैनी शुरू। जब 3 दिन बाद पटना आई तो फोन चालू हुआ, फिर बात हुई। मैंने पूछा कहाँ हो, तो बताई स्टेशन पर। स्टेशन पहुंचे तो बताई बस स्टैंड। वहां पहुंचा तो गांधी मैदान। दिमाग का दही हो गया उस दिन तो। फिर मिली वो हमें। रूम पे पहुंचने के बाद सवाल हमारे, जवाब उसके। बहुत बात घुमाई, बहाने बनाई। फिर मैं क्या कर सकता था। अब प्यार बहुत करता था ना, सच्चाई कुछ जानता ही नहीं था तो करता क्या फिर। कुछ दिनों के बाद कहने लगी मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूं, ऐसा करते हैं हमें नहीं पढ़ना, हम भी जॉब करेंगे। पढ़ाई से याद आया, ये 3 साल से इंटर में फेल हो रही थी।
इस बात का टेंशन था उसको। तो मैंने पटना में ही अपने भैया से बात किया। उन्होंने बताया NIOS करके एक एग्जाम होता है, उसे दिलवा दो, वो पास हो जाएगी। हमने पता करके ऐसा ही किया और वो पास हो गई। सारा प्रैक्टिकल का चीज हमने बनाया। मेरे मना करने पर भी वो नाखुश रहने लगी। हमें अच्छा नहीं लगने लगा। फिर उसके लिए पास में ही हथुआ मार्केट तनिष्क ज्वेलरी शॉप भी मेरे मकान मालिक ने बात की। फिर मैंने अपनी बीवी का रिज्यूम बनवाया और वहां जमा करवाया। फिर इंटरव्यू हुआ। फिर 4 दिन के बाद कॉल आया कि आप सेलेक्ट हो गए। वो इसलिए कि ये सुंदर थी। वैसे वैसे शॉप में सुंदर लड़कियों को ही काम मिलता है। फिर क्या, नीयत पहले से गंदी थी और अब और मन बढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा मेरी बातों को इग्नोर करने लगी। फिर एक दिन मेरे मोबाइल पे कॉल आया कि आपके व्हाट्सएप पे कुछ पिक्स भेजे हैं। फोटो मैंने देखा। जिस बात का डर था वही हुआ। किसी गैर लड़के के साथ बिस्तर में लिपट रखी थी। फिर मैंने उसे कॉल किया कि तुम कौन हो, कहां से हो। उसने बताया मैं भागलपुर से, मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं उसे 3 साल से जानता हूं। उसने कहा था मैं आपसे ही प्यार करती हूं, आपसे ही शादी करूंगी, पर वो धोखेबाज निकली और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैं पटना में भी अपनी दुकान लगाता हूं। कोई मेला लगता है तो मैं अपना दुकान लगाता हूं, जैसे कि तारा मंडल, गांधी मैदान 10 से 15 दिन के लिए लगता है। मैं उससे अपने दोस्त के थ्रू दोस्त के दोस्त की शादी में गया था, तभी हम उससे मिले थे। अब समझ में आया कि पटना हम नहीं लाए थे उसे, बल्कि वो हमें पटना लेकर आई थी। वो लड़का भी हमें मानसिक तनाव देने लगा। बीवी से मेरे झगड़े भी हुए, पर वो रोने लगी, कहने लगी हमें माफ कर दो, हमसे नादानी में गलती हो गई। हाथ पैर जोड़ने लगी। हमें दया आ गई, चूंकि हम भी बहुत प्यार करते थे उससे। अब जो गलती हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, पर सुधारा जा सकता है। मैंने कहा अब वो परेशान करता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। चलो महिला थाना में कंप्लेन करते हैं कि अनजाने में हमसे भूल हो गई है, पर कोई लड़का हमें तंग करता है कि फिर से 3 दिन के लिए तुम मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारा मेरे पास वीडियो है गंदा वाला, सब इंटरनेट पर डाल देंगे। हालांकि जितना फोटो वो लड़का हम पर भेजा था वो सब इसके परिवार में बड़े भैया राजनंदन झा, कुंदन झा, चंदन झा पर भेजा गया था, पर वो लोग हमें कुछ नहीं बताए। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो थाने जाने को तैयार नहीं थी। चूंकि मैंने उससे कहा था हालात जैसे भी हों हम तुम्हारे साथ हैं, पर उसने हमारा नंबर बंद करवा दिया और नंबर भी चेंज कर दी अपना। फिर हम दोनों अपना जीवन जीने लगे। पता नहीं इसके मन में क्या चलता था, जॉब पे जाते जाते इसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। मैंने कहा तुम जॉब को छोड़ दो, हमें पसंद नहीं है, खाओ पियो घर में रहो, पर यह नहीं मानी। हमारी लड़ाई भी हुई इस बात को लेकर। फिर मेरे साथ ही बाइक से शॉप तक जाती थी और हमारे लौटते समय साथ में आती थी। वो भी मना कर दी, कहने लगी प्यार से हमें अब पैदल चलने का मन करता है, तो तुम जाओ, मैं अपना शॉप पे पैदल चली जाऊंगी, बगल में तो है। हम शॉप में बोर हो जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी करते करते कुछ बाहर का देखने और घूमने का मौका नहीं मिलता है, जबकि हम हर संडे घुमाने जाया करते थे। बाहर घूमने और बाहर का खाना खा के आना रहता था। सप्ताह में 1 दिन बाहर घूमना खाना रहता था। कुछ समय बाद हमने कहा अब तुम्हें शॉप तक ले जाएंगे और लाएंगे, नहीं तो काम छोड़ दो तनिष्क का, पर वो नहीं मानी। अंत में 2021 में वो हमारे साथ भी गेम खेल गई। उसके कहने अनुसार मैं 3/1/2021 को पटना से कुछ सामान लेकर लखीसराय आया। सोचे अब कुछ अच्छा ही होगा, पर हमें क्या पता था मेरी बर्बादी का जाल बिछाया गया है, जिसमें हमको बस जाना है और बर्बाद होके मर जाना है। क्योंकि इन 4 सालों में हमने उससे बहुत प्यार किया। उससे हमारा लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना प्यार करने लगा मानो वो नहीं तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। पूरी जिंदगी का सपना देख रहा था। हम दोनों ऐसे करेंगे, ऐसे जिएंगे, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों, ऐसा सिर्फ हम सोचते हैं। हमें यही नहीं पता था और हम धोखे के शिकार हो गए। हमें वो माप तौल ली और फिर
कमजोर पाकर हमारे साथ छल कर गई। फिर किसी तीसरे के चक्कर में वो धोखा देकर जीते जी मरने के लिए छोड़ गई। 14/3/2021 मेरे लिए वो रात थी जिसकी कल्पना मैं करता हूं तो मैं खुद लज्जित हो जाता हूं कि क्या कोई लड़की हमारे साथ इतना घटिया तरीके से बेइज्जती और अपमानजनक बातें कहेगी पूरे मोहल्ले के सामने, जो कि आज तक मेरे मन में चलते और गूंजते रहता है। अब सुनिए हमारे अपराधी होने का कारण। उसने बिना बताए 16/3/2021 को बोलकर 14/3/2021 जिस दिन हमारे भैया 2 बजे की ट्रेन से दिल्ली चले गए, हमने उसे बताया था, उसी रात अचानक हमारे घर 10 बजे रात में आकर हमारे दरवाजे पे धक्का मारी और कहने लगी, रे छोट जतिया बाहर निकल। लगातार ऐसे बोलने पर मैं घर में लेटकर उसके आने की खुशी में कुछ अच्छा सोच रहा था, पर हुआ उसका विपरीत। मैं आवाज पहचान कर घबराहट के साथ दरवाजा खोला तो मैंने देखा मेरी बीवी मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही है और उसका पूरा परिवार कुछ दूर में खड़ा है। पूरा परिवार, माँ, बाप, भाई और उसके घर की लेडीज भी, सब लोग कुछ दूर में खड़े थे और वो ताबड़तोड़ हमें गंदी गंदी गालियां दे रही थी। फिर मेरे पिताजी निकले और कुछ देर में मेरा छोटा भाई निकला। थोड़ी देर में कुछ अगल बगल मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, पर वो जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। हम ये सब देख सुन के हैरान थे, मानो ये क्या हो गया, कैसे चुप कराऊं। मेरी इज्जत भी जा रही है समाज के सामने और मैं कुछ बोल या कर भी नहीं पा रहा हूं। मैं बोला उसको चुप रहने को, पर वो मेरी एक न सुनी। 1-2 बार उसके पिता और भाई ले जाने के लिए आए, पर वो किसी की भी नहीं सुनी। मनबरहू की तरह हमारी इज्जत को सरेआम उछाल रही थी। उसने कहा, रे छोट जतिया तोर औकात हो हमरा साथ रहे के, तोरा साथ रहबो हम तोरा बाप बनबो हो, तोर 10 गो बच्चा खराब कैलियो। नहीं रहना था हमको तुम्हारे साथ, तुमको हम यूज किए, टाइम पास कैलियो हम, सुननी रे। तो इसी तरह की बातों को सुनकर कुछ बगल के लोग उसको कहा भी कि क्यों रहती थी इसके साथ 4 साल से जब मजा नहीं आ रहा था, अब कहती हो तोरा साथ रहबो। कुछ लोगों ने उसे जवाब भी दिया, पर उसने उसे भी गाली दी। आप पता कर सकते हैं हमारे घर पे कि ऐसा भी कभी हुआ था या नहीं। हम जानते हैं हम मरने वाले हैं, फिर मरते समय हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऐसा होने से हमारे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। मेरे जीवन में बचा ही क्या था? जर जोरू जमीन, जर यानी मेरी माँ हमें छोड़ के चली गई, जोरू मेरी बीवी मेरी जिंदगी नरक बना दी, और जमीन, जोरू के डिप्रेशन से मैंने जमीन बेच दी। तब मैंने सोचा उसके बगैर जी नहीं सकता, और इज्जत भी चली गई, माँ भी चली गई, कोई संभालने वाला बचा नहीं, तो लड़की के चक्कर में हर कोई मरता जाता है। कायर हैं वो लोग, मरना ही है तो उसे भी मार दो जो तुम्हें जीते जी मार डाला और मरने के लिए मजबूर और बेबस कर दिया। वैसे भी लोग कहेंगे छोरी के चक्कर में मर गए ले। अब ऐसा कहेंगे, अच्छे किया, जब साथ दिया नहीं तो उसको उजाड़ा क्यों प्यार का झांसा देकर। ठीक है किया, जैसन किया वैसन पाया, मरा पर उसको साथ ले गया, सबक सिखाया। ठीक है होले, 2 आंसू उसकी तरफ से, 2 आंसू मेरी तरफ से। मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। हमने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, हमें सहारा भी मिला संभलने का, पर मैं उसकी बातों को भुला नहीं पाया कि उसने हमें यूज किया। मुझे समझ में आ चुका था कि वो जब से हमसे जुड़ी है तब से भरोसे के नाम पर हमारे साथ छल द्वारा ही हमें यूज किया जा रहा है। छल करने वाला व्यक्ति जितना सुंदर उतना ही खतरनाक, क्योंकि मैं अपनी बीवी के कारण 3 साल से हर दिन मर मर के जी रहा हूं। मन के अंदर बदले की भावनाएं जागने लगीं और उसी को ठीक करने के लिए भगवान का सहारा भी लिया। मैं बोला, प्रभु हमारे माइंड दिमाग से उसकी कही हुई बातें मिटा दीजिए ताकि हम सही मार्ग पे चल सकें। पर शायद मेरे कर्मों का कोई हिसाब होगा जो शनि भगवान हमें दे रहे हैं। तब हमने फैसला किया,
मरने से पहले कुछ पुण्य का काम कर लेते हैं। मरना तो एक दिन सबको है, मौत कब आ जाएगी किसकी किसी को भी पता नहीं है। फिर मैंने सुना जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर क्या था, हमारे पास महादेव साधन दे रखे थे। मैंने सोचा चलते चलते मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसा करने में हमारी जान चली भी जाती है तो हम धन्य हो जाएंगे। दोस्तों से कहा चलो बाइक से ऑल इंडिया राइड पे, सारा खर्च मेरा, खाना पीना रहना सब खर्चा मेरा, तुम सिर्फ साथ चलो। 2 लोग बाइक से जाएंगे तो मन लगेगा। बहुत सारे दोस्त तैयार नहीं हुए, पर एक दोस्त तैयार हुआ। उसका नाम अभिषेक कुमार है। पटेल नगर किराया पर रहता है, अपने पापा और 2 भाई एक बहन के साथ। 3 महीने लगे हमें पूरा प्लान बनाने में कि कैसे जाना है, कहाँ रुकना है। बहुत सारे सामान मंगवाए ऑनलाइन उस दोस्त के कारण। पर जब हमें निकलना था 28/3/2023 को, तो उसने बहाना कर दिया, मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे पानी चढ़ रहा है। ये भी साला दोगला निकला। बहुत नुकसान लगा। साथ में चलेगा ये सोचकर बाइक के लिए कुछ सामान मंगवाए थे, जो उसके ना जाने पर मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं रह गया। लोगों के बीच बांट दिया। तो मेरे बहुत सारे कपड़े थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, तो मैं गरीब दोस्तों में बांट दिया। दरअसल मेरे सोच ये था, पता नहीं इतनी दूर बाइक से अकेले जा रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए वापस आ पाऊंगा या नहीं। वैसे हम भी यही चाहते थे कि प्रभु बहुत तकलीफ में हैं, हमें उधर ही निपटा देना या हमारे दिमाग से वो बातें निकाल देना जो हमें मरने और मारने पर मजबूर कर रही हैं। हमें मार्गदर्शन दो प्रभु, मेरी माँ नहीं है, हमें संभालने वाला कोई नहीं है, हमें सही मार्गदर्शन दीजिए। अगर मैं जिंदा रह गया तो हमसे अधर्म हो जाएगा, शायद प्रभु को भी यही मंजूर होगा। अब तक जैसा जैसा सोचा वैसा ही हो रहा है। मैं लिख रहा हूं, पर इसके एक क्षण बाद क्या होगा हमें भी नहीं पता है। बस सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया, वो जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग कुछ भी सोच लें, अच्छा या बुरा, होना तो वही है जो सृष्टि के रचयिता हैं, मेरे महादेव, देवों के देव महादेव। हम तुच्छ मनुष्य, हमारी क्या औकात जो हम किसी का बुरा या भला कर सकें। जैसा कर्म वैसा भरना तो पड़ेगा, हम हो या कोई भी। अंत समय जानकर पिताजी को 2 तीर्थ भी करवा दिए, अयोध्या और गंगा सागर। मतलब 3 साल से सारे धर्म के काम हमने किया है। खुद सीने में एक तूफान समेट रखा है और सब्र करके लोगों के बीच हंसी खुशी जी रहा हूं, जो कि झूठा है, ताकि लोग ये न जाने कि अंदर ये टूटा हुआ और मरा हुआ इंसान है। बस सिमरिया जाने की जल्दी है, कहर तो पड़ेगा ही। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग प्लस 1 पशुपति नाथ, 13 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते समय दिल से रोया हूं, फूट फूट कर रोया हूं, आंसू गिरे हैं। मेरे बाबा के दरबार में आगे महादेव जाने आगे क्या होने वाला है। हमें सब कुछ स्वीकार है। आज मैं 19/11/2023 को अशोक धाम गया। 30 मिनट बाबा भोलेनाथ से रिक्वेस्ट की, हमें अधर्म करने से रोक लीजिए, पर एक चांस दीजिए, और कुछ मांगा है, वो मिल गया तो ये बला टल जाएगी। पर देवों के देव महादेव को ये पसंद नहीं, तब हमारी मृत्यु तय है और तांडव भी। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो यह था लखीसराय हत्याकांड के आरोपी आशीष चौधरी का कबूलनामा, जिसके मुताबिक आशीष ने दुर्गा की हत्या उसकी बेवफाई की वजह से नहीं की थी, बल्कि उसके 14 मार्च 2021 को की गई बेइज्जती का बदला था। लेकिन बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी की जान लेने पे आमादा हो जाना कहां तक सही है? इस जघन्य अपराध के लिए सजा तो अदालत ही मुकर्रर करेगी, लेकिन अपराधी को सजा दिलाने के लिए उसका हिरासत में होना जरूरी है। लेकिन अफसोस, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ऐसे में बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजिमी है। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।